आज हम क्लास 10th का अध्याय नंबर 2 संघर्षकालीन भारत का अध्ययन करने जा रहे हैं। संघर्षकालीन भारत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय है, टाइम पीरियड रहा है, कालखंड रहा है। प्राचीन काल से हमारे देश पर कई विदेशियों ने आक्रमण किए। कल हमने जो पिछली हमारी जो क्लास थी, प्रथम अध्याय का जो लास्ट टॉपिक था, बाह्य आक्रमण कार्यों के बारे में हमने अध्ययन किया था। शक है, खून है, कुषाण है, ये प्राचीन काल में आई जाति और उन्होंने आत्मसात कर लिया और भारत के निवासी बन गए। लेकिन उसके बाद भी भारत में विभिन्न जातियां, विभिन्न लोग भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य, लूटपाट करने के उद्देश्य, धर्म प्रचार करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किए। तो भारतीय लोगों ने उनका वीरतापूर्वक संघर्ष किया। भारतीय इतिहास में वो समय जब भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए और भारतीयों ने उनका लंबे समय तक मुस्लिमों का जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका और भारतीयों के बीच जो संघर्ष का काल रहा है वो रहा है 1206 से लेकर 1757 तक का टाइम पीरियड। हम इस काल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई और कौन कौन से मुस्लिम शासक हुए और उनकी कार्य उपलब्धियां क्या रही। ठीक है, सबसे पहले अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो संघर्षकालीन भारत रहा है जिसमें भारतीयों ने संघर्ष किया, क्या है? भारतीयों ने संघर्ष किया। भारतीयों ने संघर्ष किया। उन्होंने विश्व में जितना संघर्ष भारतीयों ने किया अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए, विश्व में अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जहाँ भी उपनिवेशवादी आक्रमण हुए विदेशों में, उन्होंने शायद उनके साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन भारतीयों ने विदेशी शक्तियों के सामने कभी भी समर्पण नहीं किया। उनके साथ संघर्ष का ये दौर लंबा चला 1206 से लेकर आगे तक। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से कई आक्रमणकारी आए। ठीक है ना, पहले समुद्री मार्ग से भारत पर आक्रमण हुए लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः जब अरब वाले प्रदेश में जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो इस्लाम धर्म के बहुत सारे मोहम्मद साहब के बाद जो खलीफा हुए, खलीफाओं ने अपने धर्म और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण किए। उसी क्षेत्र में भारत पर भी आक्रमण हुए। खलीफाओं के समय में भारत पर सबसे पहला आक्रमण 712 ईस्वी में, पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर सवाल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। इसने किस पर आक्रमण किया? भारत के सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण। और वहां का राजा कौन था? सिंध के राजा दाहिर के साथ इनका संघर्ष हुआ। ठीक है, दाहिर ने वीरता पूर्वक मोहम्मद बिन कासिम का सामना किया। मुस्लिम इतिहास पर प्रकाश डालने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक है चचनामा। चचनामा में उल्लेख आता है कि मोहम्मद बिन कासिम की सेना को सिंध के राजा दाहिर ने चारों ओर से घेर लिया और उसकी मार काट करना, कत्लेआम, उन्हें किसी प्रकार की कोई विजय की आशा नहीं थी। लेकिन एक अचानक से एक तीर आया
और राजा दाहिर को लगा और दाहिर इस दुनिया से चल बसा। फिर उसकी पत्नी, उसके पुत्र ने, रानीबाई पत्नी और पुत्र जयशाह ने जरूर संघर्ष किया, लेकिन वह सफल रहे। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। ये भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण था। ठीक है, कहने का मतलब है राजा दाहिर पराजित हुआ। ठीक है, और भारत पर पहली मुस्लिम विजय, भारत पर पहली या प्रथम मुस्लिम विजय थी, प्रथम आक्रमण था, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद भी कई आक्रमणों के दौर चले। फिर नाम आता है महमूद गजनवी का। किसका? महमूद गजनवी का। नाम सुना है महमूद गजनवी? ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है, वह आता है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी कौन था? यह अरब प्रदेश का भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से आया। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। इनको सबसे महत्वपूर्ण रूप से कहें जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ लंबा संघर्ष किया, वो थे कश्मीर के 2 शासक थे। कश्मीर के जयपाल और आनंदपाल। आनंदपाल ने इनके साथ संघर्ष किया। ठीक है, कश्मीर के राजा जयपाल और आनंदपाल ने इनके साथ संघर्ष किया। ठीक है, इनका 16वां आक्रमण, 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था। सोमनाथ मंदिर पर, और यहां से इन्होंने मंदिर को लूटपाट किया और पूरी तरह से इसको बर्बाद कर दिया यहां से, और एक के बाद एक यहां से अपार धन संपत्ति लेकर ये अपने देश अरब प्रदेश गजनी लौट गया, मंदिर को लूटा। महमूद गजनवी के बाद भारत आने वाला प्रमुख जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी। कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था भारत पर। ठीक है, महत्वपूर्ण शासक गौर का गजनी, अफगानिस्तान के पास का प्रदेश गौर का शासक मोहम्मद गोरी। जब मोहम्मद गोरी ने गौर पर शासक था या अधिकार कर लिया, उस समय भारत का शासक था पृथ्वीराज तृतीय या चौहान शासक, पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक। पृथ्वीराज के और मोहम्मद गोरी के बीच कई संघर्ष हुए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया। कई युद्ध हुए, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, 1192 में और ये 1191 में। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी को पराजित किया, गोरी पराजित हुआ, और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हुए और भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब
पृथ्वीराज पराजित या गौरी पराजित। यहां से पृथ्वीराज की पराजय के साथ ही भारत में अब ऐसा कोई शक्तिशाली शासक नहीं था जो एक के बाद एक इस भारत की शक्ति को संभाल सके। संपूर्ण भारत पर पृथ्वीराज चौहान की पराजय के साथ भारत में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। संघर्ष यही नहीं, इससे आगे भी संघर्ष चलते रहे। फिर भारत में एक नवीन कालखंड शुरू होता है। उस कालखंड को कहा जाता है सल्तनत काल। सल्तनत काल, ठीक है। ये भारतीय इतिहास का एक नवीन कालखंड था, ठीक है। लंबे समय तक ये राजवंश भारत पर शासन करता रहा या ये कालखंड रहा। इसमें कई वंशों ने शासन किया। ये 1206 से शुरू होता है और 1526 तक चलता है। 1206 से 1526 तक सल्तनत काल चलता है। इस सल्तनत काल में कई वंशों ने शासन किया। उन वंशों को हम क्रमशः पढ़ेंगे। आज हम सल्तनत काल का पहला राजवंश है, प्रथम राजवंश है, जिसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। पहला राजवंश गुलाम वंश, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने जब हरा दिया तो मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं थी, ठीक है। तो उसने भारत के जीते हुए प्रदेश अपने एक सेनापति, जिस सेनापति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अपने राज्य को उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। अपने राज्य को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वह चला गया। फिर वापस आया था, 1192 की बात है। उसके बाद में 1206 में वापस आया। वापस जाते समय 1206 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद जब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का, उसका जो साम्राज्य था उसका शासक नियुक्त हुआ। तो ये उसका संतान थी नहीं, ये गुलाम था। आज हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे मेले लगते हैं जब लोग जानवरों को बेचा जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो मध्यकाल के अंदर पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। वह थी दास प्रथा, गुलाम, ठीक है। बहुत सारे शासक जीतने के बाद वहां से पराजित लोगों के बच्चों को, महिलाओं को गुलाम बना लेते, दास बना लेते थे, उनसे काम करवाते थे। दास कई प्रकार के होते थे, ठीक है। तो गुलाम मोहम्मद गोरी ने भी कुतुबुद्दीन को ऐबक को खरीदा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वहां का, उसकी मृत्यु के बाद भारत का शासक बना। तो पहला एक क्वेश्चन बनता है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? तो संस्थापक कौन था? सीधी सी बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब इसका संस्थापक बना तो शासक बन गया साम्राज्य का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? राजधानी लाहौर, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है लाहौर, इसके राज्य की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक व्यक्ति बहुत विद्वान व्यक्ति था। कुरान बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखी थी, बहुत अच्छी आवाज में बोलता था। वह दानी था, दानवीर था। दानवीर होने के कारण उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श, लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक।
लाख बख्शे, क्यों? क्योंकि लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श, ठीक है। लाख बख्श के नाम से उसकी राजधानी लाहौर, गुलाम वंश का संस्थापक। इसके बाद अगर वह भारत का शासक बना, शासक बनने के बाद में उसने भारत में कई इमारतों का निर्माण करवाया। भारत में पहली जो मस्जिद है वो भी इसी ने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दिल्ली में। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण एक इमारत है, ठीक है, मध्यकालीन भारत का या भारत का गौरव माना जाता है, वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार नाम सुना है? दिल्ली में है ये। कहाँ है? दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार, दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था। क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था। कुतुब मीनार की 4 मंजिलें बनी थी, ठीक है। उसका प्रथम मंजिल, प्रथम भाग है, वो किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके बाद एक उत्तराधिकारी बनेगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने उसे पूर्ण करवाया था। पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश, जो इसका उत्तराधिकारी था, ठीक है। पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था, ध्यान रखना है। इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। अब कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया? याद होती है ना, किसी न किसी की याद में कुछ ना कुछ निर्माण करवाते हैं। जैसे शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया अपनी पत्नी की याद में। ऐसे बहुत सारी बिल्डिंगें बनी है, ठीक है ना। ठीक वैसे ही कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया था? एक सूफी संत थे, एक सूफी संत थे, ठीक है। सूफी संत, इन्हीं के नाम से ही है, कुतुब मीनार के नाम से। सूफी संत कुतुब ख्वाजा, ठीक है ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कुतुब मीनार का निर्माण किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। किसकी याद में करवाया? सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश कि कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति रहता था जिसका नाम था हसन निजामी। क्या नाम था? हसन निजामी। एक बहुत बड़ा विद्वान था इसके दरबार में, या इसका कवि था, ठीक है। हसन निजामी को इन्होंने संरक्षण दिया था। इनकी एक पुस्तक है ताज उल माशीर, ठीक है, ताज उल माशीर। उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी के बारे में आक्रमणों की जानकारी मिलती है। एक दिन लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहे थे, चौगान खेल रहे थे, घोड़े पर खेलते हैं ना चौगान, जिसे हम पोलो कहते हैं। तो एक दिन ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गए। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। याद रखने वाली बातें हैं। गुलाम वंश का संस्थापक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी लाहौर, लाख बख्श दानी स्वभाव के कारण कुतुब मीनार निर्माण करवाया। हसन निजामी इसके दरबार के राजकवि, ठीक है, उनको संरक्षण दिया। और चौगान खेलते समय इनकी घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई। चौगान मतलब पोलो खेलने से, वर्तमान में चौगान को पोलो कहते हैं, ठीक है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के भी कहते हैं कोई संतान नहीं थी और एक पुत्र था जिसका नाम आराम शाह था। नाम के अनुरूप उसका काम था, आराम था। आराम करने वाला शासक नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि भारतीय संघर्ष कर रहे हैं, पाठबम पढ़ रहे हैं, संघर्षकालीन भारत। तो उन्हें कैसा शासक चाहिए जो उनके साम्राज्य को
सुरक्षित रख सके। ठीक है, तो दूसरा महत्वपूर्ण शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सेकंड शासक कौन है? इल्तुतमिश। कौन? सेकंड गुलाम वंश का जो शासक था, वह सेकंड शासक कौन था? इल्तुतमिश। इसको इधर लेना था, कोई नहीं, थोड़ा ध्यान से रखना। ठीक, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का मतलब होता है, सब जो है उसका अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। ये भी गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनिलवाड़ा लूट के बाद इसको खरीदा था। ये बहुत सुंदर था, हैंडसम था। इसके भाई भी इससे नाराज थे बचपन में, छोटे थे जब, क्योंकि सब इसी को लाड प्यार करते थे। घर पे कोई आते तो सब इसी को उठाते थे, इसी को गिफ्ट देते थे, इसी को रुपए देते थे आइसक्रीम के लिए और किसी के लिए, है ना। तो इसके भाइयों ने एक बार इसको बेच दिया धोखे से, और ये बिकता हुआ आया जानवरों की तरह। ठीक है, एक के बाद एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे खरीद लिया। एक दिन, और इसकी योग्य था, ये योग्य होने के कारण इसको क्या कि एक के बाद इससे अच्छे पद मिलते चले गए। सुंदर था। एक दिन कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री ने इसे देख लिया तो कहा, बोलो हैंडसम है यार, मैं तो इससे शादी करूंगी। तो उसके साथ विवाह कर दिया, निकाह कर दिया। तो इल्तुतमिश एक गुलाम था, इसलिए गुलाम वंश के नाम से शासक वंश माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश गुलाम। और तो उसने गुलाम था और ये दामाद था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद शासक बना। और एक के बाद एक कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक माना जाता है, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक था, संगठन करता। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का संगठन तैयार कर दिया, ढांचा तैयार कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश की विजय महत्वपूर्ण है, उसने बहुत सारे प्रदेशों को जीता। ठीक है, जब उसने संगठन करता था तो उसने एक संगठन बनाए हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है चहलगानी। ठीक है, जिसे दल-ए-चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दल-ए-चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। दल-ए-चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विजय महत्वपूर्ण है। इसने सबसे पहले मालवा को जीता। मालवा दक्षिण भारत में पड़ने वाला प्रदेश, बिलसा को लूटा। इसने राजस्थान के रणथंभौर को जीता। इसने मध्य प्रदेश के ग्वालियर को जीता। इसने एक के बाद एक जालोर को जीता। इस प्रकार इसने एक के बाद एक अपने साम्राज्य को सुरक्षित बना दिया, संगठित कर दिया। दलित चहलगानी जो बनाया, वो चहलगानी सामान्यतः 40 गुलामों का एक संगठन था, जो उसके प्रशासनिक क्षेत्र के कार्यों को, सैन्य क्षेत्र के कार्यों को करने का कार्य करता था। इल्तुतमिश के पुत्र था रुकनुद्दीन, वह उतना योग्य नहीं था, तो इल्तुतमिश ने अपने ही शासन काल में अपनी पुत्री रजिया को, रजिया नाम सुना है ना? हाँ, वही रजिया सुल्तान को अपने शासन काल के दौरान ही
नियुक्त कर दिया था कि मेरे बाद गुलाम वंश की उत्तराधिकारी उसके पुत्र नहीं थे, कि पुत्रों के बारे में तो मैं जानता था। तो एक के बाद एक रुकनुद्दीन बना, रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया सुल्तान बनी। भारत की पहली महिला सुल्तान थी। ठीक है, जो अगर हम देखें तो मुस्लिम धर्म में जो कट्टर मुस्लिम हैं, ठीक है, कट्टरपंथी है, उनको कट्टरपंथी जो मुस्लिम हैं, जो कट्टर या तुर्की अमीर थे, तुर्की अमीर जो कट्टर मुस्लिम थे, तुर्की के रहने वाले तुर्की अमीर एक पोस्ट होती थी, धार्मिक रूप से उनको बड़ा सम्मान मिलता था, राजनीतिक रूप से भी। तुर्की अमीर जो कट्टर थे, उनको महिला होने के कारण उन्होंने रजिया को पसंद नहीं किया। ऐसी स्थिति में भी रजिया एक योग्य थी। जब वे शासक बने तो शासन की बागडोर उसने इस प्रकार से अपने हाथों में ले ली, सबको एक के बाद एक सहमत कर दिया, सबको अपनी ड्यूटी बता दी। तो अमीर लोग जब एक के बाद एक रजिया जो महिला थी, और इस्लाम के अनुसार महिला को तो घर में रहना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, वो पुरुषों के साथ या शासन की बागडोर कैसे संभाल सकती है। ऐसी स्थिति में अमीर, लेकिन रजिया योग्य होने के कारण क्या हुआ, वो उनको पसंद नहीं आई। और उसके बाद एक अमीर अबशीनिया का एक घोड़े की आशुशाला का वो साफ सफाई करने वाला व्यक्ति था, उसके साथ उसे प्रेम हो गया। तो उसने अबशीनिया का एक जमालुद्दीन याकूत को उसने अमीर ए आखूर एक पद दे दिया, अमीर ए आखूर जब उसे पद दे देगा, अमीर ए आखूर का मतलब है अश्वशाला का प्रधान। अमीर ए आखूर का मतलब क्या है, अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान बना दिया। इससे अमीर और ज्यादा चिढ़ गए उससे। ठीक है, तो एक के बाद एक, इसके बाद इसके दरबार में, इसके राज्य में विद्रोह हुए। तो अल्तीन बटिंडा का एक गवर्नर था अल्तूनिया, उसने विद्रोह कर दिया, उसको दबाने के लिए गई तो उसे अल्तूनिया के साथ संघर्ष करना पड़ा, वहां बंदी बना ली गई। और एक के बाद एक अल्तूनिया से उसने विवाह किया। अल्तूनिया जो बटिंडा का एक गवर्नर था, उसके साथ उसका विवाह विवाह किया। और उसके बाद उसने शासन करने के लिए दिल्ली की ओर चले, लेकिन हरियाणा के पास उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, क्योंकि वे टोपी और कोट पहनकर दरबार में आती थी, सबको दिशा निर्देश देती थी। इस कारण हरियाणा के पास जो तुर्की अमीर थे, जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने महिला होने के कारण इसकी हत्या कर दी। शायद ये महिला नहीं होती तो गुलाम वंश की एक महत्वपूर्ण शासिका होती। अगले शासक को पढ़ रहे जो है बलबन। गुलाम वंश का अगला शासक है वह है बलबन। बलबन भी एक महत्वपूर्ण शासक रहा। ठीक है, बलबन, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण शासक है गुलाम वंश का, ये भी गुलाम था। बलबन की जब हम बात करते हैं तो बलबन जो अभी अपन ने पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने दले चहलगानी का गठन किया था। दले चहलगानी यानी 40 गुलामों का एक दल था। तो उस चहलगानी का ये सदस्य था, चहलगानी का ये सदस्य था, चहलगानी का सदस्य यानी दले 40 का सदस्य था। और एक के बाद एक क्या हुआ, चहलगानी का सदस्य उस गुलामों के दल का सदस्य था। और अब ये क्या हो गया, ये सुल्तान बन गया। तो सुल्तान बन गया तो क्या हुआ, उसके साथी लोग हैं मजाक करेंगे उससे कि तू तुम्हारे साथ ही बैठ, तो कल फिर तो सुल्तान बन गया। तो इसने क्या किया, इसे पता था अगर उसे शासन को सही ढंग से संचालित करना है
तो उसे लोगों से दूरियां बना के अपने आप को कठोर बनना पड़ेगा। तो इसने अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई। ठीक है, इसने अपने शत्रुओं के प्रति कैसी नीति अपनाई? लोहे और रक्त की नीति। लोहे और रक्त की नीति। अपने शत्रुओं के विरुद्ध उसने लोहे और रक्त की नीति का अनुसरण किया। जो भी उसके शत्रु थे उनकी हत्या करवा दी और उनके जो बच्चे थे, महिलाएं थी, उनको गुलाम बना लिया गया। अब उसने अपने आप को बहुत बड़ा बता दिया। उसने अपने आप को क्या कहते हैं, ईश्वर के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया। बलबन का राजत्व का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत। उसने अपने आप को कहा, लोगों को बताया कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो तो कोई मुश्किल ही परिस्थिति ऐसी थी इसलिए वो गुलाम बन गया। बाकी वो बहुत ऊंचे कुल का, अच्छे वंश का संबंधित है, अप्रस्याब का वंशज है, जो बड़ा वंशज माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद साहब जो बताया गया, कुरान में बताया गया, हलान कुआ से इस्लाम धर्म का उदय होता है, रानी थी उसके गर्भ से, तो उस वंश से रिलेटेड है। और उसने इसलिए उसने अपने आप को ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया, ठीक है, उसको शासन करने की शक्ति ईश्वर से मिली है, ईश्वर की छाया बताया, जिल्ले इलाही। ठीक है, उसने ईश्वर का वंशज बताया, उसने शासन करने की शक्ति ईश्वर से मिली है, वह अन्य लोगों से अलग है। उसे शासन की शक्ति किससे मिली है? शासन की शक्ति ईश्वर से प्रदत्त है। शासन की शक्ति ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर से प्राप्त है। इसलिए उसके कार्यों की कोई साधारण व्यक्ति आलोचना नहीं कर सकता। वह साधारण व्यक्तियों से अलग है। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर की छाया है, ईश्वर से प्रदत्त गुणों से है, इसलिए उसकी आलोचना नहीं हो सकती है। उसने अपने दरबार को भव्य बनाया, बहुत उच्च बड़ा दरबार बना दिया। वह सामान्य व्यक्तियों से मिलता भी नहीं था। उसने अभिवादन किए, दो नवीन तरीके, कई नवीन तरीके, अभिवादन के नए तरीके, जिसमें सिजदा और पाबोश, सिजदा और पाबोश। ठीक है, अभिवादन के दो नवीन तरीके अपनाए, सिजदा और पाबोश, चरण चूमना, ऐसे झुककर नमस्कार करना। ठीक है, और अपने दरबार को ईरानी दरबार की तरह भव्य सजाया। ये उसका राजत्व का सिद्धांत था। उसने सबसे अलग दिखकर बताया। सिर्फ अलग दिखना ही नहीं, उसने अपने सैन्य शक्ति को पुनर्गठित किया ताकि वह आसपास के जो भी उसके विरोधी हैं उनका दमन कर सके। इसलिए उसने अगला काम किया, महत्वपूर्ण काम है, उसने दीवान आरिज, दीवान ए आरिज का पुनर्गठन किया, पुनर्गठन किया। सैन्य विभाग था ये क्या है? सैन्य विभाग, सैन्य विभाग का पुनर्गठन किया ताकि वह सेना के बल पर अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख सके और विदेशों से आने वाले आक्रमणकारियों का सामना कर सके। इसने मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया। मंगोल जो जाति है, मंगोलों का सफलतापूर्वक, ठीक है, सामना किया। ठीक है, और इसका पुत्र मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया था और उसे शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज हम शहीद आजम के रूप में भगत सिंह को मानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, एक के बाद एक मंगोलों का जो पहली बार समस्या है ना, इल्तुतमिश के समय में दिखी थी, जब मंगवर्णी का पीछा करता चंगेज तैमुजीन, चंगेज खान भारत के बॉर्डर पर आ गया था, तो उसे इल्तुतमिश ने मंगवर्णी को शरण नहीं दी थी, इसलिए वह उस समय उसके
कोप से, उसके आक्रमण से बचा लिया अपने साम्राज्य को इल्तुतमिश ने। तो इसी समय इसने उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है भारत का, ये वाला क्षेत्र अगर हम देखें इस प्रकार से, ये तो राजस्थान, गुजरात, ये पाकिस्तान, ये क्षेत्र था ही। उत्तर पश्चिम क्षेत्र को इसने बहुत सुरक्षित कर दिया, एक सेना हमेशा के लिए इस क्षेत्र पर रख दी ताकि एक के बाद एक उनका सामना किया जा सके, इधर से आक्रमण होने वाले आक्रमणों को रोका जा सके। ठीक है, महत्वपूर्ण शासक था बलबन। लोहा शत्रुओं के प्रति कौन सी नीति अपनी? अपने शत्रुओं के प्रति लोहे और रक्त की नीति। ठीक है, उसका सबसे महत्वपूर्ण राजत्व का सिद्धांत। ठीक है, अभिवादन के नए तरीके कौन कौन थे? सिजदा और पाबोश। ठीक है, जमी बोश। उसने सैन्य विभाग का पुनर्गठन किया, दीवान आरिज का, और मंगोलों के सफलतापूर्वक उसने सामना किया। इसके बाद योग्य शासक नहीं रहे और एक के बाद एक गुलाम वंश का अंतिम, गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था वह क्यूमस था। अंतिम शासक कौन था? याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। क्यूमर्श। क्यूमर्श गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इस प्रकार ये हमारा हो गया गुलाम वंश। ठीक है, एक के बाद एक संघर्ष का समय रहा और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे या अगले क्लास में पढ़ेंगे गुलाम वंश के बाद जलालुद्दीन खिलजी से खिलजी वंश और उसके महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। चलिए, ठीक है।